हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अपनों के साथ प्यार और गुलाल भरी इस मस्ती का आनंद लें। करंट अफेयर्स टुडे की शुरुआत करने के लिए आइए आज हम होली के कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। होली का त्यौहार मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसकी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि उसकी सभी पूजा करें। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था जो अपने पिता की बात ना मानकर केवल विष्णु की ही पूजा करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए लेकिन असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से एक दिव्य चादर प्रहलाद पर आ गिरी, जिससे प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में बुराई के विनाश के रूप में होलिका दहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं जिसमें होली को भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। कृष्ण ने अपने सांवले रंग के कारण राधा के मुख पर गुलाल लगाया था, जिसके बाद से रंगों वाली होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। चलिए हम अपने टॉपिक पे आज बात करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से राजनीति में आए थे? यानी फार्मर यूनियन मिनिस्टर केपी उन्नीकृष्णन पास्ड अवे रिसेंटली फ्रॉम हिच फील्ड डिड ही इंटर पॉलिटिक्स? चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल या सैन्य सेवा? किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। आइए केपी उन्नीकृष्णन का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। केपी उन्नीकृष्णन एक दिग्गज भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 बार के लोकसभा सांसद थे, जिनका निधन 3 मार्च 2026 को 89 वर्ष की आयु में हुआ। राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो उन्होंने केरल के वडकरा निर्वाचन क्षेत्र का रिकॉर्ड 6 बार 1971 से 1991 तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पीवी सिंह सरकार में सतह परिवहन और संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। इनकी प्रमुख उपलब्धियां की बात करें तो 1990 के खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वार के दौरान कुवैत से लगभग 1.5 लाख भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के ऐतिहासिक बचाव अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने पत्रकार के रूप में करियर शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन आपातकाल के बाद अलग होकर कांग्रेस यू और कांग्रेस यस जैसी गुटों का हिस्सा रहे। वे 1995 में पुनः कांग्रेस लौट आए थे। वे सक्रिय राजनीति में आने से पहले मातृभूमि समाचार पत्र से जुड़े एक पत्रकार थे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी सी यूकी को हराया? विच प्लेयर डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर श्री यूकी एट द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026? ऑप्शन लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, पीवी सिंधु, एच.एस. प्रणय। किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी सी यूकी को हराया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। आइए बात करते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 क्या है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित बैडमिंटन चैंपियनशिप का 116वां संस्करण है। यह वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम में यूटिलिटा एरिना में आयोजित किया जा रहा है। यह 3 मार्च से 8 मार्च 2026 तक इसका आयोजन होना है। यह BWF वर्ल्ड टूर का एक सुपर 1000वां इवेंट है।
इसमें कुल पुरस्कार राशि 14,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान की जाती है। लक्ष्य सेन की बात करें, पहले दौर राउंड ऑफ 32 में दुनिया के नंबर 1 और गत चैंपियन सी यूकी को 23-11, 19-21, 21-17 से हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया। मिश्रित युगल की बात करें, तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पीवी सिंधु की बात करें, खाड़ी क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंसे होने के कारण वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टूर्नामेंट का कार्यक्रम शेड्यूल की बात करें, 3 मार्च राउंड ऑफ 32, 4 मार्च राउंड ऑफ 32, 5 मार्च राउंड ऑफ 16, 6 मार्च क्वार्टर फाइनल एंड 7 मार्च सेमीफाइनल, 8 मार्च फाइनल। यह टूर्नामेंट बैडमिंटन कैलेंडर में द वन टू विन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक विरासत 1899 से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? पीएम मोदी इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मेनी करोड़ इन पुडुचेरी? ऑप्शन ए 1500 करोड़, ऑप्शन बी 2700 करोड़, ऑप्शन सी 3500 करोड़, ऑप्शन डी 5000 करोड़। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन बी 2700 करोड़। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने आईपीएल 2026 के अपने 2 होम मैच किस शहर में खेलने का फैसला किया है? आरसीबी हैज शेड्यूल्ड 2 of its IPL 2026 home matches in which city besides बेंगलुरु? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी पुणे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रायपुर। आइए देखते हैं आईपीएल 2026 क्या है। टाटा आईपीएल 2026 की हम बात करें, आईपीएल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण है, जो भारत में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके प्रारंभिक तिथि की बात करें, टूर्नामेंट मार्च 2026 के मध्य या अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाला है। कुल टीमें, इसमें कुल 10 टीमें मुंबई इंडियंस, सीएसके, आरसीबी, गुजरात टाइटंस आदि हिस्सा लेंगी। इसमें प्रारूप या फॉर्मेट की बात करें, या पिछले सत्रों की तरह लीग चरण और प्लेऑफ या क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल प्रारूप में खेला जाएगा। इसके स्पॉन्सर की बात करें तो इसके स्पॉन्सर हैं टाटा ग्रुप। ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो स्टार स्पोर्ट टीवी एंड जियो सिनेमा पर। खिलाड़ी की हम बात करें, 2026 का सीज़न कई युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने और भारतीय राष्ट्रीय टीम विशेषकर भविष्य के T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने का बड़ा मंच है। वेन्यू की बात करें, मैच पूरे भारत के विभिन्न शहरों के घरेलू मैदानों यानी होम एंड अवे बेसिस पर खेले जाएंगे, जिसमें आरसीबी 5 मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम और 2 मैच रायपुर में खेलेगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस स्टार खिलाड़ी को एसीएल इंजरी के कारण फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना पड़ा? यानी विच स्टार प्लेयर हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्यू टू एन एसीएल इंजरी? ऑप्शन ए विनीसियस जूनियर, या ऑप्शन बी रोड्रिगो, या ऑप्शन सी नेमार, या ऑप्शन डी एम्बाप्पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रोड्रिगो। आइए बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्या है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल का 23वां संस्करण है, जो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। यह पहली बार है जब पुरुषों का विश्व कप 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें कि कौन कौन से देश मेज़बानी कर रहे हैं, तो एक है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा है आपका कनाडा और तीसरा है मैक्सिको। अवधि की बात करें कि ये कब से कब तक खेला जाएगा, इसका समय है 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक ये फीफा वर्ल्ड कप चलेगा, जिसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। पिछली बार 32 टीमों
भाग ली थी। कुल मैच 104 मैच खेले जाएंगे। इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को मेट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। मेक्सिको का रिकॉर्ड है, मेक्सिको 3 बार 1970, 1986 और 2026 विश्व कप की मेज़बानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाफ टाइम शो की बात करें, फीफा अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि फाइनल मैच में पहली बार कोल्ड प्ले द्वारा एक शानदार हाफ टाइम शो आयोजित किया जाएगा। भारत का स्थान की अगर हम बात करें, भारतीय टीम इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी हु टॉप्स द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए बेथ मुनी, ऑप्शन बी एलिसा पेरी, ऑप्शन सी स्मृति मानधाना या ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्मृति मानधाना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस जल डमरू मध्य के बंद होने के खतरे से वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा की चिंता बढ़ी है? यानी क्लोजर ऑफ व्हिच स्ट्रेट इज थ्रेटनिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई। ऑप्शन ए मलक्का, ऑप्शन बी होर्मुज या ऑप्शन सी जिब्राल्टर या ऑप्शन डी पाक। किस जल डमरू मध्य के बंद होने के खतरे से वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा की चिंता बढ़ी है? इसका कौन सा ऑप्शन से है? ऑप्शन बी होर्मुज। होर्मुज जल डमरू मध्य क्या है? इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इसकी बात करते हैं। होर्मुज मुख्य रूप से एक रणनीतिक जलमार्ग और एक ऐतिहासिक ईरानी द्वीप का नाम है। वर्तमान में मार्च 2026 यह क्षेत्र एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट का केंद्र बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है। यह ईरान के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अपने अनूठे भूगोल के लिए जाना जाता है। रंगीन द्वीप, इसे इसकी लाल मिट्टी और रंगीन पहाड़ों के कारण रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें, 16वीं शताब्दी में यह पुर्तगालियों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिनके किले यानी फोर्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द कंसेप्शन के अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें, यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब से जोड़ता है। आर्थिक महत्व की बात करें, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। मार्च 2026 का वर्तमान संकट की बात करें, मार्च 2026 की ताज़ा खबरों के अनुसार होर्मुज जल डमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद है। कारण 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद ईरान ने इस जलमार्ग को बंद करने की घोषणा की है। इसका प्रभाव जहाज़ों की आवाजाही लगभग शून्य हो गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने की घोषणा हुई है? Where has the India Steel 2026 summit been announced to be held? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुंबई। आइए बात करते हैं इंडिया स्टील 2026 समिट क्या है। इंडिया स्टील 2026 समिट, इसका आधिकारिक नाम भारत स्टील 2026 है, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करना और भविष्य के ग्रीन स्टील इकोसिस्टम पर चर्चा करना है। यह 16 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित होगा। ये कहाँ से घोषणा हुआ? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आयोजक की बात करें, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और EMSTC जैसी संस्थाओं के सहयोग से होगा। प्रतिभागी इनमें दुनिया भर के इस्पात उद्योग, निर्मित नीति निर्माता, निवेशक, खनन कंपनियां और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
आगे बात करें सतत विकास और ग्रीन स्टील। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली प्रौद्योगिकियों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर पर होगा। तकनीकी नवाचार की बात करें, समिट में AI संचालित विनिर्माण, रोबोटिक्स और डिजिटलीकरण के माध्यम से इस्पात उत्पादन की दक्षता बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल नेटवर्किंग की बात करें, इसमें CEO राउंड टेबल, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकें यानी रिवर्स बायर सेलर मीट्स और विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ सत्र आयोजित किए जाएंगे। विजन 2047 की बात करें, यह आयोजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप इस्पात क्षेत्र के लिए एक रोड मैप तैयार करने में मदद करेगा। भारत के लिए महत्व की बात करें, भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। यह समिट भारत की औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लखपति बिटिया योजना हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? वेयर हैज़ द लखपति बिटिया योजना हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दिल्ली। लखपति बिटिया योजना क्या है, आइए जानते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार द्वारा मार्च 2026 में शुरू की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना पुरानी लाडली योजना का एक उन्नत और अधिक व्यवस्थित रूप है। योजना की मुख्य विशेषताएं की बात करें, कुल वित्तीय लाभ की बात करें, इस योजना के तहत एक पात्र बेटी को उसके वयस्क होने और शिक्षा पूरी करने तक कुल 1 लाख से 1.5 लाख तक की राशि प्राप्त हो सकती है। चरणबद्ध भुगतान की बात करें, राशि सीधे बेटी के बैंक खाते में किस्तों में जमा की जाएगी, जैसे जन्म के समय 11,000 की तत्काल सहायता। स्कूली शिक्षा की बात करें, पहली, छठी, 9वीं और 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश पर प्रत्येक बार 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा की बात करें, स्नातक या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 20,000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है। मैच्योरिटी या परिपक्वता की बात करें, जब बेटी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है और अपनी शिक्षा की शर्तें पूरी करती है तो उसे ब्याज सहित पूरी राशि लगभग 1.5 लाख रुपये मिलेगी। पात्रता मानदंड की बात करें, पहला चीज़, निवासी परिवार पिछले कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से लगभग 10,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी संख्या, एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, लाभ जारी रखने के लिए बेटी का समय पर टीकाकरण और मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई अनिवार्य है। यदि बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले की जाती है तो योजना तुरंत रद्द कर दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज की बात करें, योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र यानी दिल्ली में जन्म होना अनिवार्य है, आधार कार्ड माता पिता और बेटी का, आय प्रमाण पत्र यानी EWS प्रमाण पत्र, दिल्ली में 3 साल के निवासी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए, स्कूल प्रवेश प्रमाण या मार्कशीट। आज का हम होली के इस शुभ अवसर पर यहीं तक बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।